इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 2 में हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के वीडियोस में किया था कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश बिल्कुल वैसा ही है कि जब हम किसी को कैश पे करने के बजाय उसको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो क्योंकि प्रमोटर्स इसको करते हैं तो प्रमोटर्स हमारी लायबिलिटी बन जाते हैं, हमें उनको पे करना होता है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, क्योंकि प्रमोटर हमारी लायबिलिटी है, अभी उन्होंने हमारे बिहाफ पे कंपनी के बिहाफ पे ये सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो प्रमोटर्स को अगर कैश पे करने की बजाय डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए उसको डेबिट करते हैं। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट, तो डिबेंचर्स इशू कर दिए जाते हैं। सिमिलरली इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स होते हैं अगर सपोज कि हम अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करना चाहते हैं और सेबी की तरफ से रूल्स होते हैं शेयर्स का 90% तक का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, यानी कि जितना हम इशू करना चाहते हैं उसकी 90% तक एप्लीकेशन आनी चाहिए और डिबेंचर्स के केस में 75% तक आना चाहिए। तो अगर वो नहीं हो पाता तो हमारा इशू कैंसिल हो सकता है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हमारा इशू कैंसिल ना हो तो कंपनी अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर वो इशू नहीं कर पाए, अगर कंपनी इशू नहीं कर पाई या उतने एप्लीकेशंस नहीं आ पाए तो अंडरराइटर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो इन शेयर्स को या इन डिबेंचर्स को खरीद लेंगे। तो उस केस में हम अंडरराइटर्स को जो देते हैं वो होता है अंडरराइटिंग कमीशन। तो हमारे लिए एक्सपेंस है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। इतनी अमाउंट के लिए अंडरराइटर्स हमारे क्रेडिटर बन गए या हमारे लिए लायबिलिटी बन गए। तो अभी इस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट, उनको डिबेंचर्स भी इशू कर दिया जा सकता है इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश। ये था प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स के लिए। आगे है इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स। कई बार कंपनी किसी से एसेट्स खरीदती है या कई बार किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लेती है। बिजनेस खरीदने का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीद लेना। तो जब एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटीज खरीदते हैं तो नेट एसेट्स की जो अमाउंट होती है वो हमारी परचेज कंसीडरेशन के बराबर होती है अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से 2 लाख के एसेट्स खरीदे हैं और से 80,000 के लायबिलिटीज खरीदे हैं। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो ए लिमिटेड को एक्स लिमिटेड को कितने पैसे देने हैं, जितनी नेट एसेट्स की वैल्यू है, यानी कि 1,20,000 रुपीज उसको देने पड़ेंगे। तो ये हमारा परचेज कंसीडरेशन है। कई बार हमें क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन दिया होगा, कई बार नहीं दिया होगा, हम दोनों तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लो कि 1,20,000 परचेज कंसीडरेशन अगर ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड को देना चाहता है और वो डिबेंचर्स इशू करके दे सकता है तो वो दे सकता है, मतलब परचेज कंसीडरेशन की बजाय वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकता है अगर एक्स लिमिटेड अग्री कर जाए। इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये वाली एंट्री समझाती हूँ। सपोज 2 लाख के एसेट्स खरीदे, 80,000 के लायबिलिटीज खरीदे ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से, लेकिन आपको परचेज कंसीडरेशन मान लो दिया गया है, मान लो कि परचेज कंसीडरेशन है 1,50,000। अब एसेट्स खरीदे हैं 2 लाख के, लायबिलिटीज खरीदे हैं 80,000 के, तो नेट अमाउंट देनी बनती है 1,20,000, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है 1,50,000 का,
यानी कि 30,000 ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड को ज़्यादा दे रही है, और वो किस चीज़ का देगी, वो गुडविल का देगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2 लाख, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 80,000, जितने का परचेज कंसीडरेशन का एग्रीमेंट हुआ है 1,50,000, उसके लिए हम एक्स लिमिटेड को अपना क्रेडिटर बना लेंगे, यानी कि 2x लिमिटेड 1,50,000। अब यहाँ पे आ रहा है 2,30,000, इधर आ रहा है 2 लाख। तो ये जो 30,000 है ये हम एज्यूम करेंगे कि ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड को दे रहा है गुडविल का, यानी किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी रेपुटेशन भी खरीदते हैं, तो उसके गुडविल का 30,000 एक्स्ट्रा उसको दे रहा है। तो एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। कई बार क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट कम होती है, तो जैसे कि इसी केस में हम मान के चलते हैं, मान लो परचेज कंसीडरेशन है आपका 1,10,000, तो इस केस में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1,10,000, और हम ये गुडविल को इरेज कर देते हैं बीच में से। अब है इधर 1,90,000 टोटल है और इधर 2 लाख है, तो 10,000 हम लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हमने ये टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में भी किया था। अगर आपको परचेज कंसीडरेशन नहीं दिया तो आप नेट एसेट्स के बेसिस पे टू वेंडर कर दो। अगर आपको परचेज कंसीडरेशन दिया है और उसकी वैल्यू नेट एसेट्स से ज़्यादा है, क्योंकि इसका आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट्स की वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में अभी हमने जो किया 1,50,000 जो कि 1,20,000 से ज़्यादा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो गुडविल की होगी, और अगर परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल रिजर्व के लिए होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे इशू किया जाता है इसकी एंट्री हम क्वेश्चन के साथ ही सीखते हैं। ये क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेज्ड assets of the book value of 9,90,000 from another company. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing 11% debentures of ₹100 each. Assume that the debentures have been issued 1 at par, 2 at premium, 3 at discount। तो 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं, हमें तीनों केसेस को लेते हुए एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो एसेट्स खरीदी है 9,90,000। अगर आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों दे रखा है तो आपको एग्रीड वैल्यू को कंसीडर करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू ही दे रखा है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से 9,90,000 के एसेट्स खरीदे। क्योंकि दूसरी कंपनी का नाम नहीं दे रखा तो हम उसको वेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि खाली एसेट्स खरीदे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 9,90,000। परचेज कंसीडरेशन नहीं दे रखा, तो जैसे कि मैंने बोला कि नेट एसेट्स को ही परचेज कंसीडरेशन मान लेते हैं, लायबिलिटीज यहाँ पे है नहीं, तो इसी 9,90,000 को हम परचेज कंसीडरेशन मानते हुए अपने क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि जो कि हमारे लिए अब क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि अभी हमने उसके पैसे देने हैं तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब उसको 3 केसेस, फर्स्ट एंट्री तीनों केसेस में सेम होगी, तो मैं फर्स्ट एंट्री बार बार नहीं कर रही हूँ, सेकेंड एंट्री कर रही हूँ। फर्स्ट केस में सेकेंड एंट्री होगी एट पार डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी परचेज कंसीडरेशन है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, कितने आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं। यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन है 9,90,000 का,
और इशू प्राइस पहला है एट पार। एट पार मतलब जितना फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू है उसकी 100 रुपीज, वही उसका इशू प्राइस है फर्स्ट केस में। तो हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे? 9900 डिबेंचर्स इशू करेंगे एट ₹100 ईच। तो जितने से वेंडर को क्रेडिट किया है उतने से इसको डेबिट कर देंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 9,90,000। 9900 डिबेंचर्स इशू किए हैं एट ₹100 ईच। तो परसेंटेज है उनका 11%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट 9,90,000। रिमेंबर 11% डिबेंचर या जो भी परसेंट डिबेंचर हो उसके आगे उसकी फेस वैल्यू ही आती है। तो ये था एट पार जब हमने इशू किया। सेकेंड केस है जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। सबसे पहले प्रीमियम कितना है? 10%। 10% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो 10% यानी कि 10/100। तो प्रीमियम कितने का हो जाएगा? 10 रुपीज का। तो इश्यू प्राइस कितना हो जाएगा डिबेंचर का? 100 प्लस 10 यानी कि 110। 110 रुपये उसका इश्यू प्राइस हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट एंट्री सेम करनी है सेकंड केस में। और सेकंड एंट्री के लिए इशू परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9,000। तो हम इशू करेंगे 9,000 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच। मतलब फेस वैल्यू हो गई 9 लाख और प्रीमियम है 10 रुपीज का। तो 9,000 इंटू 10, 90,000 का प्रीमियम हो जाएगा। फेस वैल्यू होगी 9 लाख और प्रीमियम होगा 90,000। तो जब प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। जितने से वेंडर को क्रेडिट किया था उतने से ही वेंडर को डेबिट करेंगे। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 9,90,000 ये सेकेंड केस में ये एंट्री होगी और फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सिमिलरली थर्ड है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट कितना है? 10/100 ऑफ फेस वैल्यू है 100। मतलब 10 रुपीज का ही डिस्काउंट है। यानी कि इशू प्राइस कितना हो जाएगा? इशू प्राइस होगा 100 माइनस 10, 90 रुपीज का इशू प्राइस होगा। तो हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे कि कितने इशू करेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। 9,90,000 डिवाइडेड बाय 90। तो ये हो जाएगा आपका 11,000 डिबेंचर्स। तो 11,000 डिबेंचर्स एट ₹100 ईच। तो ये हो जाएगा 11 लाख उसकी फेस वैल्यू और डिस्काउंट है 10 रुपीज का। तो 11,000 डिबेंचर्स इंटू 10, 1,10,000 का डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले तो वेंडर को उतने से ही डेबिट करना है जितने से उसको क्रेडिट किया था, यानी कि 9,90,000 से। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट 9,90,000 discount on issue of debentures account debit 1,10,000 to 11% debentures account। उसकी फेस वैल्यू आ जाएगी 11 लाख। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? डिस्काउंट के बारे में आपको दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको इसको राइट ऑफ करना है। जिस साल में डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो उसी साल में हमें पता ही है हमारे लिए कैपिटल लॉस है, उसी साल में हम इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करेंगे? अगर पहले से कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है तो उससे करेंगे, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे।
तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसको राइट ऑफ करेंगे। डेबिट किया था तो इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1,10,000 का राइट ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो इस तरीके से हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। आगे है अगला क्वेश्चन। प्रकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ ₹2,20,000 and also took over the liabilities of 40,000 of Ajay Limited for a purchase consideration of 1,92,000। पिछले क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन दे नहीं रखा था, अब इस क्वेश्चन में हमें परचेज कंसिडरेशन दे रखा है। तो जितना दे रखा होता है परचेज कंसिडरेशन उतने से हम अपने क्रेडिटर को क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रकाश लिमिटेड paid the purchase consideration by issuing 12% debentures of ₹100 each at a premium of 20%। तो इसको पे करने के लिए प्रकाश लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू कर दिए। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदने की एंट्री करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 2,20,000। टू लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। मैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी पता नहीं है कि गुडविल आएगा या क्या आएगा। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट जो कि लायबिलिटी है 40,000 के, और परचेज कंसिडरेशन है 1,92,000 का। जितने का परचेज कंसिडरेशन है उतने के लिए हम अजय लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इतने पैसे अभी हमें अजय लिमिटेड के देने हैं। तो टू अजय लिमिटेड 1,92,000। अब देखते हैं इधर का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का, 2,32,000 आ रहा है। तो हमारे पास इधर 2,20,000 है, 12,000 का गैप जो आ रहा है उसका हम एज्यूम करते हैं कि प्रकाश लिमिटेड ने अजय लिमिटेड के गुडविल भी परचेज किया। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000। अब हमें अजय लिमिटेड के कितने पैसे देने हैं? 1,92,000। परचेज कंसिडरेशन है 1,92,000। उसके लिए वो उसको डिबेंचर्स इशू कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रीमियम कितना है? 20% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो की है 100, तो 20 रुपीज का प्रीमियम, यानी कि इशू प्राइस कितना होगा? 100 प्लस 20 120। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1600। तो 1600 डिबेंचर्स इशू किए हैं एट 100 ईच, मतलब फेस वैल्यू हो गई 1,60,000 और प्रीमियम कितना हुआ? 1600 डिबेंचर्स इंटू 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो 23,32,000 का प्रीमियम। ये है फेस वैल्यू और ये है प्रीमियम। जितने से अजय लिमिटेड को क्रेडिट किया उतने से इसको डेबिट कर दो। टू 12% डिबेंचर्स, यहाँ पे आ जाएगा फेस वैल्यू, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 1,60,000 एंड 32,000। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में था कि परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया था, इसमें परचेज कंसिडरेशन दे रखा है। अगले क्वेश्चन में सिर्फ डिबेंचर्स ही नहीं कुछ और भी इशू किया है परचेजर ने सेलर को। डी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो 25% was paid by accepting a draft payable after 3 months and the balance was paid by issue of 1,60,000 rupees के डिबेंचर्स इशू किए हैं
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो मशीनरी परचेज करने की एंट्री कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2022 को परचेज किया है। जब आपको डेट मेंशन है तो आपको डेट लिखनी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट आई है और यहाँ पे वेंडर का नाम लिख देंगे क्योंकि इतने पैसे अभी हमें ई लिमिटेड के देने हैं, 2 लाख। ये है हमारी परचेज कंसीडरेशन, जिसके लिए 25% उसने पे किया है बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। जब कोई क्रेडिटर हमारे नाम का ड्राफ्ट तैयार करता है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए बिल्स पेबल बन जाता है। तो 2 लाख में से 2 लाख का 25% का हमने ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 50,000 हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, जिसको कि हम साइन करके दे देते हैं और 3 महीने के बाद हम उसको पे कर देंगे और वो बिल पेबल हमारा लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो 2 लाख में से 50,000 तो हमने बिल्स पेबल दे दिए। अब बाकी कितना बचा है परचेज कंसीडरेशन, बाकी बचा है 1,50,000 का, जिसके लिए डिबेंचर्स इशू किए हैं 1,60,000 रुपीज के। तो 1,50,000 देना था और हमने डिबेंचर्स उसके लिए 1,60,000 के इशू किए हैं। दैट मीन्स हमने 10,000 के प्रीमियम पे सॉरी डिस्काउंट होगा। 1,50,000 हमने किसी को देना है, उसके बदले हम 1,60,000 की कोई चीज दे रहे हैं, तो दैट मीन्स हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 10,000 का। 10,000 का डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ई लिमिटेड को जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर देंगे। तो ई लिमिटेड डेबिट टू 2 लाख से डेबिट करेंगे। एक तो हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। अभी रिमेंबर हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया तो अभी हमारे लिए वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो 2 बिल्स पेबल 50,000 का हमने उसको बिल्स पेबल दे दिया। अब बाकी के लिए हमने उसको क्या किया, बाकी हम यहाँ पे एक बार 50,000 की ही एंट्री कर लेते हैं, 1,50,000 की अलग से कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब बाकी ये 1,50,000 के लिए हम उसको फिर से डेबिट करेंगे ई लिमिटेड को। 2 लाख में से 150 पहले किया डेबिट, अब किया 1,50,000। हमने उसको डिबेंचर्स इशू किए हैं 12%, 1,60,000 के। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1,60,000। तो ये 10,000 हमने उसको डिस्काउंट दिया होगा। 1,60,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर्स इशू किए, देने थे 1,50,000 उसको, तो इसका मतलब 10,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो 10 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10,000। एंड में हम एंट्री डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम कंपनी क्या बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उससे उसको राइट ऑफ कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो इस 10,000 को आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो भी आपने इसको राइट ऑफ करने की एंट्री कर देनी है। आगे है, ये है क्वेश्चन, नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। नीरज लिमिटेड ने अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीदा है ऑन 1 अप्रैल 2020। डिटेल्स ये दे रखी हैं। आपको एसेट्स की बुक वैल्यू दे रखी है और एग्रीड वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हम, एग्रीड वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जब किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो चाहे बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख थी लेकिन एग्रीड वैल्यू 35 लाख है, यानी कि नीरज लिमिटेड ने अजय को बिल्डिंग के 35 लाख रुपीस देने हैं। बुक वैल्यू कुछ भी हो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट इस चीज का हुआ है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को इन वैल्यूज पे लेंगे, बुक वैल्यू फिर मायने नहीं रखते। अगर आपको एग्रीड वैल्यू नहीं दिया होता तो आप बुक वैल्यू को लेते। तो अब इन्हीं वैल्यूज पे हम एंट्री करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 35 लाख, प्लांट
डेबिट 8 लाख, स्टॉक डेबिट 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख, टू क्रेडिटर्स जो कि लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो हम इसकी एंट्री कर ही लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सब एसेट्स का हमें इंडिविजुअली नाम लिखना है और उनकी एग्रीड वैल्यू लिखनी है। प्लांट अकाउंट डेबिट 8 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3 लाख, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लायबिलिटी होता है, एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए, तो इसकी लायबिलिटी भी वो टेक ओवर कर रहा है। तो इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसीडरेशन 7 लाख, परचेज कंसीडरेशन आपको दे रखा है 7 लाख रुपीस का, तो हम इसको 7 लाख रुपीस देंगे थ्रू चेक। एक मिनट, इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसीडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक, मतलब 7 लाख का तो हम उसको चेक दे रहे हैं, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख, बाकी का जो बचा हुआ उसके लिए हम उसको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 2 लाख डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो सबसे पहले तो 2 लाख डिबेंचर्स इशू करें, 20 रुपीज का एक है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू है 20 रुपीज, तो प्रीमियम कितने का होगा, फेस वैल्यू है 20, प्रीमियम होगा 25%, 25% किसका, फेस वैल्यू का ऑफ 20, यानी कि प्रीमियम है 5 रुपए का, फेस वैल्यू है 20 की, प्रीमियम है 5 का, यानी कि इशू प्राइस कितने का होगा, इशू प्राइस होगा 25, फेस वैल्यू है 25, प्रीमियम है 5, यानी कि इशू प्राइस होगा 25। तो 2 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं, एक डिबेंचर्स है 25 रुपए का इशू प्राइस, यानी कि हम उसको 50 लाख रुपीस दे रहे हैं बाय वे ऑफ डिबेंचर्स, और 7 लाख रुपीस का चेक दे रहे हैं, तो एक तरह से हम उसको कितने पैसे दे रहे हैं, टोटल 57 लाख, 7 लाख का चेक दे रहे हैं, 2 लाख डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 20 रुपए उसकी फेस वैल्यू और प्रीमियम है 5 रुपए का, 20 प्लस 5 25, यानी कि 2 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख रुपीस दे रहे हैं बाय वे ऑफ डिबेंचर्स, 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स और 7 लाख का चेक दे रहे हैं, तो यानी कि परचेज कंसीडरेशन कितना हो गया, 7 लाख, 57 लाख, तो 57 लाख से हम अपने क्रेडिटर का नाम लिखेंगे जो कि है अजय एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे ट्विस्ट करके आपको परचेज कंसीडरेशन दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो 57 लाख, 3 लाख 60 प्लस 1, 61 लाख इधर है, और इधर का टोटल आ रहा है 35 प्लस 8 43, 43 प्लस 4 47, 47 प्लस 4 51, तो इधर आ रहा है 61 और इधर आ रहा है 51, यानी कि 10 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, जिसको कि हम मानेंगे कि हमने उसकी गुडविल खरीदी है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 10 लाख। अब इसमें से 7 लाख हम उसको दे देंगे बाय चेक, तो उसकी अलग एंट्री भी कर सकते हो, कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। तो अजय एंटरप्राइजेस को डेबिट करेंगे 7 लाख से, और उसको चेक पे किया, जब हम किसी को चेक इशू करते हैं तो हम एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट 7 लाख। अब 57 में से 7 लाख तो हमने उसको दे दिए हैं, बाकी कितने बचे, 50 लाख, ऑब्वियसली हमें पता है कि हमने 50 लाख उसको डिवेंचर्स के थ्रू दिए हैं, ये है हमारा परचेज कंसीडरेशन, ये है हमारा इशू प्राइस 125, तो कितने डिवेंचर्स इशू किए हैं हमने उसको, 40,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं, जिसकी फेस वैल्यू है 20, यानी कि फेस वैल्यू हो गई, अच्छा एक मिनट, 125 को 50 लाख से करेंगे अगर डिवाइड, तो कितना आता है 40,
और प्रीमियम कितने का आएगा? 40 इंटू, नहीं 40 नहीं आएगा, 1 मिनट, 50 लाख, 50 लाख हमने उसको देने हैं। 1 मिनट, इशू प्राइस 125 नहीं है, एक्चुअली 25 है, इसीलिए 20 रुपये फेस वैल्यू थी और 5 रुपये का प्रीमियम था। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस है 25, तो ये है 2 लाख डिबेंचर्स, फेस वैल्यू है 20 यानी कि 40 लाख, और प्रीमियम है 2 लाख डिबेंचर्स, प्रीमियम है 5 रुपये का यानी कि 10 लाख। तो ये है फेस वैल्यू 40 लाख और ये है प्रीमियम 10 लाख। तो ऐसे करके हम पे करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 50 लाख। फेस वैल्यू के लिए हमने कितने परसेंट डिबेंचर्स उसको इशू किए? 9%, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट 40 लाख, और बाकी का 10 लाख है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी होता है हमारा कंप्लीट। हमें बुक वैल्यू को इग्नोर करना है, अगर एग्रीड वैल्यू दी है तो उसी को लेना है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी, जब हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से या किसी भी पर्सन से हम लोन लेते हैं, तो कई बार हमें प्रिंसिपल सिक्योरिटी के तौर पे कुछ उसको डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे सपोज जब हम होम लोन लेते हैं तो हमें अपनी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट करने होते हैं एज अ सिक्योरिटी। अगर हमने लोन नहीं पे कर पाए तो बैंक हमारी एसेट को, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, सेल करके वो पैसे रिकवर कर सकता है। कई बार जब हम लोन लेते हैं तो वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ एक और सिक्योरिटी मांगते हैं जिसको बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। कई बार हम डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हमने डिबेंचर्स दिए तो हैं, उनको इशू तो किए हैं, लेकिन हमने उनसे पैसे नहीं लिए, क्योंकि हमने एक तो उनको प्रिंसिपल सिक्योरिटी दी थी कोई एसेट, और दूसरी हमने उनको सहायक सिक्योरिटी बोल सकते हो, सेकेंडरी सिक्योरिटी दे दी है, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर्स इशू कर दिए। सपोज हम लोन नहीं चुका पाए तो पहले तो वो हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेच के पैसे रिकवर करेंगे, और अगर उससे पूरे नहीं हो पाए तो वो हमारे डिबेंचर्स के डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे, यानी कि डिबेंचर्स उन्हीं के पास रह जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो वो केस भी हम करेंगे, इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड में हम सिर्फ लोन लेने की एंट्री करते हैं, और सेकंड मेथड में हम लोन लेने के साथ साथ डिबेंचर्स हालांकि कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किया है उसकी भी एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बस लोन लेने की एंट्री करेंगे। बैंक में पैसे आ गए तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बस लोन लेने की एंट्री करेंगे। सपोज हमने 10 लाख रुपीस का लोन लिया था, तो 10 लाख 10 लाख। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे? सेकेंड मेथड में हम एक तो लोन लेने की एंट्री करेंगे, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 10 लाख। मान लो हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे 12 लाख की डिबेंचर्स इशू किए थे, तो फर्स्ट मेथड में उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड मेथड में हम उसको इशू करने की एंट्री करेंगे। जब भी हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बट यहाँ पे कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो हम किसको डेबिट करेंगे? हम डेबिट करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट, जो भी डिबेंचर्स का रेट होगा डैश परसेंट डिबेंचर। सपोज हमने 12 लाख का डिबेंचर्स इशू किया है तो ये एंट्री हो जाएगी। जब हम लोन को चुका देंगे
तो फर्स्ट मेथड में तो हमने वैसे भी डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री नहीं की थी, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे चुका दिए। और दूसरे मेथड में इसको चुकाने के साथ साथ ये वाली जो एंट्री है जो कि हमने की थी, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी कि हमारे डिबेंचर्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। डैश % डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। अगर हम नहीं चुका पाते तो उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड में, तो ये वाली एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे जब हमने लोन अपना चुका दिया है। तो इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं हम क्वेश्चन के साथ ही समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये डीके गोयल में से लिया गया है। अ कंपनी हैड 10 lakh 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2021। एक कंपनी के पास 10 लाख रुपीस के ऑलरेडी पहले से ही डिबेंचर्स पड़े हुए थे। During the year, company took a loan of 2 lakh from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debentures for rupees 2,50,000 as collateral security. साल के दौरान कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसके लिए उसने 2,50,000 के कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर्स इशू किए हैं। Past journal entries, if any, also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as on 31st March 2022. तो अगर तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि फर्स्ट मेथड करो या सेकंड मेथड करो, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप सेकंड मेथड करो, क्योंकि इसमें दोनों एंट्रीज क्लियरली दे रखी हैं, तो आप कोई भी मेथड वैसे कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड से करके एक बार बताती हूँ। फर्स्ट मेथड में तो क्या होगा, जस्ट बैंक लोन लेने की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। तो सेकंड मेथड में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 2 लाख। और उसके बाद हम डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर्स इशू किए हैं हमने एज ए कोलेट्रल 2,50,000 के, तो बैंक तो आया नहीं है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स का, यहाँ पे रेट दे रखा होगा आपको, तो यहाँ पे आपको रेट नहीं दे रखा है, ऑलरेडी 12% के आउटस्टैंडिंग है, तो हम मान लेते कि इन्होंने इशू किया होगा। तो 12% डिबेंचर अकाउंट 2,50,000। अब इनको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, रिमेंबर फर्स्ट मेथड में सिर्फ ये वाली एंट्री होगी, फर्स्ट वन, और सेकंड मेथड में ये दोनों एंट्रीज होंगी, लोन लेने की और डिबेंचर्स को एज अ कोलेट्रल इशू करने की। अच्छा, बैलेंस शीट में भी दिखाने को बोला है, तो बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट में फर्स्ट मेथड में आप कैसे दिखाओगे, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड आप पहले तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे एज एट 31st March 2023। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है, फिगर्स फॉर द करंट ईयर होता है और प्रीवियस ईयर होता है। यहाँ पे नोट नंबर होता है, पहले नोट नंबर, और इसके बाद यहाँ पे होता है फिगर्स फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर का वो भी लिख सकते हैं कि 2022 एंड दिस इज 2023। इनफैक्ट वही अच्छा रहेगा, 31st March 2022 एंड 23। तो क्योंकि फर्स्ट मेथड में हम डिबेंचर्स को इशू करने की कोई एंट्री नहीं करते, जस्ट लोन लेने की एंट्री करेंगे। रिमेंबर इस क्वेश्चन में आपको 10 लाख रुपीस के ऑलरेडी डिबेंचर्स दे रखे हैं जो कि आपके आउटस्टैंडिंग है, तो अभी इनको आपने रीपे नहीं किया, तो इस 10 लाख को भी दिखाना ही है। तो इस 10 लाख को दिखाएंगे और 2 लाख का जो लोन लिया है उसको दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड। तो कहाँ दिखाएंगे, सबसे पहले इक्विटी
एंड लायबिलिटीज में पहली आइटम होती है शेयर होल्डर्स फंड्स, वो हमें अभी है नहीं यहाँ पे तो वो नहीं दिखाएंगे। सेकेंड आइटम होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और उसके अंडर इस सब हेड के अंदर हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम क्या लिखेंगे, एक तो वो नोट नंबर लिख देंगे क्योंकि हमने नोट्स टू अकाउंट्स में इसको दिखाएंगे, इसका डिस्क्लोजर करेंगे कि कहाँ से आया। तो प्रीवियस ईयर में क्या था, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे, अभी 2 लाख का और लोन ले लिया तो अभी हमारा टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया 12 लाख। ये है फर्स्ट मेथड। इसमें आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना होगा कि ये कहाँ से आया, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कहाँ से आया। तो नोट्स टू अकाउंट्स में पर्टिकुलर्स यहाँ पे है फर्स्ट में आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये 12 लाख रुपीस कहाँ से आया, एक तो हमारे पास पहले से ही 12% के डिबेंचर्स थे आउटस्टैंडिंग, वो प्लस हमने 10 लाख के डिबेंचर्स थे, और ऊपर से हमने एक लोन भी लिया है। तो लोन कौन सा है, बैंक लोन फ्रॉम SBI, वो है हमारा 2 लाख का। तो ये हो गया 12 लाख, तो यहाँ पे आप दिखाओगे 12 लाख, और यहाँ पे बैंक लोन की ब्रैकेट में लिखोगे कि 12% डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 2,50,000 इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, मतलब इसको ब्रैकेट में ही दिखाना है, इसको यहाँ पे शो नहीं करना हमें। तो 12 लाख रुपीस का ही हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऊपर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में दिखाने वाले हैं। अगर फर्स्ट मेथड को फॉलो करते हैं तो बस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पहले के 10 लाख डिबेंचर्स और 2 लाख जो अभी लोन लिया ब्रैकेट में लिख देंगे कि 12% डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 2,50,000 इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। फर्स्ट मेथड में इतना ही करना है। सेकेंड मेथड में भी ऊपर 12 लाख ही दिखाएंगे क्योंकि एक्चुअल में ये हमारी लायबिलिटी नहीं है जो हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए हैं। लायबिलिटी तब बनेगा अगर हम लोन नहीं देंगे तो अभी सेकेंड मेथड में क्या करोगे आप, सेकेंड मेथड में इसी तरीके से 12 लाख दिखा देना है इधर, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में थोड़ा सा अलग होगा सिस्टम। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप कैसे दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में आप एक बार 10 लाख के पिछले 2,50,000 आपके, तो टोटल 12,50,000 के डिबेंचर्स दिखाओगे, लेकिन उसमें से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट मानते हुए 2,50,000 माइनस कर दोगे, तो एक तरीके से 10 लाख ही दिखाने वाले हैं हम। तो 12% डिबेंचर्स हैं, 10 लाख पिछले थे 2,50,000 के, अब यानी कि 12,50,000 के हमने डिबेंचर्स इशू किए। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर बैंक लोन के ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें से हम डिबेंचर सेकेंड मेथड, रिमेंबर हम सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, इसमें से डिबेंचर सस्पेंस को अकाउंट को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 2,50,000 को माइनस करके यहाँ पे 10 लाख ही आने वाला है। उसके बाद आप 2 लाख का लोन दिखाओगे, बिल्कुल वैसे ही बैंक लोन 2 लाख, और ब्रैकेट में लिखोगे कि ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 2,50,000 डिबेंचर्स, तो टोटल 12 लाख ही आएगा इधर। तो क्या फर्क है, फर्स्ट मेथड में आपको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस करके नहीं दिखाना, सिर्फ 10 लाख दिखाना है डिबेंचर्स के उसमें कॉलम में, लेकिन सेकंड मेथड में आपको एक बार 12,50,000 में से फिर 2,50,000 डिबेंचर सस्पेंस को माइनस करके 10 लाख दिखाना है। तो इवेंचुअली इसमें भी 12 लाख ही दिखाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दोनों केसेस में, दोनों मेथड्स में 12 लाख ही दिखाना है।
तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कौन सा मेथड करो, तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, फर्स्ट मेथड या फिर सेकेंड मेथड। ये तो था कि लोन लिया और उसके बाद डिबेंचर्स इशू किया। सपोज कि हम लोन नहीं चुका पाते, नॉन पेमेंट ऑफ लोन, तो क्या होता है, तो पहले तो वो हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटी को कर लेते हैं, बेच के उससे पैसे रिकवर करते हैं, और उसके बाद उसके बाद वो हमारे डिबेंचर जो हमने कोलेट्रल के तौर पे इशू किए थे, तो उसको भी वो ले लेते हैं, तो उसके लिए हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि डिबेंचर्स हमारे पास से इशू हो जाते हैं। अब हमें इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। रिमेंबर, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उसके ऊपर कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, लेकिन जब वो अपने लोन को रिकवर करते हैं हमारे डिबेंचर्स से, तो फिर उसके बाद हमें उनके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मान लो कि हमने लोन लिया था, तो हमने एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब उस लायबिलिटी को खत्म करने के लिए बैंक लोन अकाउंट डेबिट, अगर पिछला कोई इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, जो भी हमने उस लोन लिया है बैंक से, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने वाला अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि उस लायबिलिटी को भी हम खत्म कर रहे हैं। दोनों लायबिलिटीज को हम कैसे खत्म करेंगे, बाय इशूइंग डिबेंचर्स, तो 2% डिबेंचर्स अकाउंट। ये वाली एंट्री रिवर्स करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर हम लोन नहीं पे कर पाते तो पहले तो ये वाली एंट्री जो हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट किया था उसको रिवर्स करेंगे, यानी कि -% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, एंट्री रिवर्स। फिर उसके बाद लायबिलिटी को खत्म करने के लिए फिर से उन डिबेंचर्स को इशू कर दिया, और पैसा कुछ नहीं आएगा, बस हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन करते हैं। Volvo Limited issued 20,000 9% debentures of ₹100 each as a collateral security for a loan of 15 lakh from HDFC Bank. HDFC बैंक से Volvo Limited ने 15 लाख का लोन लिया था, जिसके लिए उन्होंने 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 20 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। The company was unable to repay the loan, on which interest payable was 5 lakh on 31st March 2022. कंपनी इस लोन को नहीं चुका पाई, प्लस 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी पेबल था, आउटस्टैंडिंग था, जो कि वो नहीं चुका पाई, यानी कि टोटल अभी हमें कंपनी को बैंक के कितने पैसे देने हैं, HDFC के 15 लाख का तो लोन था और 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट था, तो 20 लाख रुपीज देने हैं हमने कंपनी ने बैंक को। तो HDFC बैंक ने क्या किया, ऑन 31st March 2022 exercise the right vested in it by way of debentures being issued as collateral security। तो उसने क्या किया, जो डिबेंचर्स थे वो अपने पास रख लिए। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, सबसे पहले तो हमने जब सेकंड मेथड फॉलो किया था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको सेकंड मेथड अगर क्वेश्चन में रेफर नहीं किया हुआ तो सेकंड मेथड फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है। तो हमने जो एंट्री की थी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट, उसको हमें रिवर्स करना है। एक तो 2022 मार्च 31 को उस एंट्री को रिवर्स कर दो, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको इशू करने की एंट्री नहीं बोला हुआ, सिर्फ हमने 31 मार्च 2022 की एंट्री करनी है, जिस डेट को हम लोन नहीं दे पाए और उन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया बैंक ने। तो डिबेंचर्स एक बार वापस आएंगे, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट 20 लाख के थे। अब जो लोन था, लोन फ्रॉम HDFC बैंक था 15 लाख का, उसको हम खत्म करने वाले हैं। तो लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते तो क्रेडिट, डिक्रीज होते तो डेबिट। अब इसको खत्म करने वाले हैं, तो सेम डेट को लोन फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख का
प्लस 5 लाख का जो इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो कि लायबिलिटी है, उसको भी खत्म करेंगे। उसको भी खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे 5 लाख। तो 15 लाख प्लस 5 लाख 20 लाख देने हैं। उसके बदले में हम उनको ये वाले डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो 2.9% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख। तो इस तरीके से कंपनी ने डिबेंचर्स वो वाले इशू करके अपना लोन चुकता कर दिया। अब है इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, हालांकि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो तभी हमें रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशंस का पता होता है। तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन को कंसीडर करते हुए हम इशू करते टाइम क्या एंट्री करते हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।